जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको कुछ ईरान के डेवलपिंग सिचुएशन के बारे में बताना चाहता हूँ। अमेरिका का एक बहुत ही पावरफुल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो उनका एक बहुत टॉप का एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में जो पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप चलता है, वो चल पड़ा है कुछ दिनों से। और अगले 3-4 दिन में कहाँ से चला है? वो साउथ चाइना से निकला है। वो चाइना के खिलाफ डिप्लॉयड था, आज वहाँ से निकल करके और रास्ते में है, ईरान की तरफ आ रहा है। पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सुनने में आ रहा है, कोई कहता है 2000, कोई कहता है 10,000। और आज मैंने कहीं पढ़ा तकरीबन 30,000 लोगों के प्रोटेस्टर्स के मारे जाने की संभावना है। और कुछ अ, ऐसी बातें चल रही थी कि शायद अमेरिका प्रोटेस्टर्स के लिए वहाँ पर एक रजीम चेंज की कार्रवाई करे, जैसे वेनेजुएला में हुआ। मगर फिर 2-3 दिन पहले ट्रंप का मैसेज ये आया कि अ, जैसे रजीम ने बोल दिया है कि अब ये हैंगिंग नहीं होगी, एग्जीक्यूशंस नहीं होंगे एक आम आदमी की, और इसलिए जो एक हमले की जो बातचीत थी या स्ट्राइक्स की बात थी, और मिसाइल्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, एयरक्राफ्ट एयर अटैक्स के थ्रू, वो अभी उसको सस्पेंड कर रहे हैं और शायद ना करेंगे। मगर अ, ये सब दांव पेच चल रहे हैं। तो मैं इसके अंदर आपसे 2-3 चीज़ें बताना चाहता कि क्या ये अमेरिका और इज़राइल ईरान में इंटरवीन करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या संभावनाएं हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात, लोग वेनेजुएला से इस सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, वेनेजुएला की स्थिति कुछ और थी। उसकी मिलिट्री पावर वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर 50 से कहीं कम थी, और वहाँ पे सिर्फ एक आदमी टारगेट के अंदर था, वो था उनका लीडर। वो किस तरीके से वो ऑपरेशन हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट इतना ही बताना चाहूँगा कि वेनेजुएला की लीडरशिप और वेनेजुएला की आर्मी और वहाँ की जो कंडीशन और जो प्रॉक्सिमिटी थी अमेरिका के साथ में, वो बिल्कुल अलग थी। ईरान एक अलग देश है। डिस्टेंस दूसरा, उसके अंदर जो उसकी पॉलिटिकल, रिलीजियस, मिलिट्री कंट्रोल है ईरान के अंदर, वो पिछले 60 साल से ऊपर के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये सोचिए कि आज कोई भी कुछ गलत सोचता है तो उसके ऊपर एक बहुत ही भयावह कंट्रोल होता है। और वो जो मिलिट्री भी है उनकी 9वें 10वें या 11वें स्थान के ऊपर वर्ल्ड के अंदर मानी जाती है। काफ़ी पावरफुल मिलिट्री है। वहाँ पर जो उनका रिलीजियस कंट्रोल है, एक क्लेरिक्स का, जो मौलवीज़ का, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो जो जो एक फेथ बेस्ड सोसाइटी होती है, जिसके अंदर उनको एक बिलीफ है कि मेरे जो रिलीजियस लीडर है वही सही है, हमें कितनी भी यातनाएं और कितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सहनी पड़ जाएं, हमें फ्रीडम राइट्स मिले चाहे नहीं मिले, जब बाकी देशों में है। मगर जो हमारा रिलीजियस लीडर कहता है वो बहुत सही है। और उसके साथ में जब मिलिट्री की भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में रहे, इनकी एक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, आईआरजीसी, जो इनकी फ़ौज का एक बहुत फ़ौज से हट के एक हिस्सा है, वो पूरे देश को कंट्रोल करता है। और देश को ही नहीं करता, चारों तरफ जहाँ भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कंट्रोल करता है। उनके पास इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों का पूरा एक सिस्टम है जिसको वो ऑपरेट करते हैं। और साथ ही एक जो उनकी इंटेलिजेंस, खासतौर से रिलीजियस इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है। जो प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं वो कई कारणों से हो सकते हैं, मगर एक मेन कारण जो लोग बताते हैं कि जो इकोनॉमिक हालत है आज, वहाँ लोगों के पास में खाने को नहीं है, और रहने के लिए नहीं है, रेंट के लिए नहीं है। और ख़ासतौर से ठंड ठंड के टाइम के अंदर जब ऐसी भयावह स्थिति होती है तो काफ़ी थोड़ा सा गुस्सा भी है लोगों के बीच में कि उनकी जो माली हालत है वो अच्छी नहीं है। और एक दूसरा, एक छोटा सा ये भी लोग बात करते हैं कि वहाँ पर एक फ्रीडम नहीं है, और ख़ासतौर से औरतों के लिए फ्रीडम नहीं है। और उनको काफ़ी बांध के रखा जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है। जो एक पर्शियन सोसाइटी, जो एक मॉडर्न सोसाइटी किसी ज़माने में हुआ करती थी 60 साल पहले, 70 साल पहले,
उस सोच के खिलाफ है, उस सोच के खिलाफ ये कार्रवाई है। तो अगर ये दोनों सिस्टम को साथ लेके चलें तो एक काफ़ी लार्ज हिस्सा पॉपुलेशन का जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वरना एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर होता तो ये आज तक तपलट होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट उतनी वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। हो भी सकता है कि बाहर से भी कुछ सपोर्ट हो, बट इस तरह का सपोर्ट जिसमें कोई ऑप्शंस निकल के आए बड़ा ओवरटली कि इस रजीम के बदले में, इस्लामिक रजीम के बदले में, कम्युनी लेड गवर्नमेंट के बदले में कोई दूसरी रजीम लग जाएगी तो अच्छा रहेगा, या पॉसिबिलिटीज़ हैं। रज़ा पहलवी का नाम और उसकी फैमिली के नाम सुन रहे हैं कि वो आने को तैयार है और आ भी सकता है। उसके बारे में भी उतनी सपोर्ट जो मैं देख रहा हूँ वो शायद नहीं है। तो इसलिए इस वक्त स्थिति जो है बड़ी फ्लक्स में है, किस तरफ जाएगी ये कहना मुश्किल है। अब रही बात अमेरिका का इंटरेस्ट वहाँ पर, मैं आपको मेरा जो व्यू है अमेरिका का इरानियंस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसे ईरान के ऊपर इंटरेस्ट होता तो आज अमेरिका ने ये कई सालों पहले सैंक्शंस हटा करके एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क के अंदर एंगेजमेंट की बात करी होती है ईरान के साथ, बट वो ऐसा हो नहीं रहा, बिकॉज ईरान भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक अपने तरीके से सोचता है और उस रीजन के अंदर अपनी सोच के हिसाब से आगे चलना चाहता है। तो इसलिए सैंक्शंस अगर हटाए जाएं तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो उससे उसका मतलब नहीं है। दूसरा, वहाँ पे किलिंग भी हो जाए प्रोटेस्टर्स की, वो भी मुझे नहीं लगता कि उनके इंटरेस्ट का है, क्योंकि दुनिया के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है और कत्लेआम हो रहा है। वहाँ पे तो अमेरिका वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसको ज़रूरत नहीं है। क्या वो सिर्फ तेल के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है? मुझे लगता है कि शायद वो भी एक लार्जर पार्ट हिस्सा हो सकता है, मगर वो मेन कारण नहीं हो सकता, क्योंकि तेल जो एनर्जी रिसोर्स की जो कंट्रोल की बात है, उसके ऊपर अमेरिका के पास में बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनके ऊपर वो मैनेज किया जा सकता है। मगर मुझे लगता है कि तेल एज ऑफ नाउ उतना बड़ा कारण नहीं है। या न्यूक्लियर बॉम्ब एक कारण हो सकता है, जिसके लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो ईरान डेवलप कर रहा है, जिसके पीछे कुछ दिन पहले मिडनाइट हैमर करके एक स्ट्राइक करी गई थी अमेरिका के द्वारा, और उससे पहले लायन राइज एक ऑपरेशन किया था इजराइल ने। उनके न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट जहाँ जहाँ पे भी न्यूक बनने की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए जो कार्रवाई हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मुझको लगता है वो भी शायद इस वक्त नहीं है। मेन कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि आज ईरान के अमेरिका के पास में अपनी वो मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके, इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके, थ्रू सैंक्शंस, थ्रू कैरिंग आउट फिजिकल अटैक्स वगैरह, वो ये कोशिश कर रहा है कि जो चाइना का जो स्पेस है उसे कंट्रोल किया जाए। अगर आप आज दुनिया में देखें तो आज एक साल पहले या 1.5 साल पहले जो चाइना के पास में स्पेस था हर जगह बातचीत करने का, एनर्जी रिसोर्स के लिए, ट्रेड के लिए, वो काफ़ी एक वाइड स्कोप था और हर जगह पे उसकी बातचीत चल रही थी। वो बड़ा क्लियरली एक नंबर 2 और अमेरिका का कॉम्पिटिटर बन रहा था। ये पिछले ट्रंप के आने के बाद में, वैसे ट्रंप ने जब अपनी कार्रवाई शुरू करी, अपनी प्रेसिडेंसी शुरू करी, तो वो एक पीस के हिसाब से शुरू करी और अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका को अंदर से पहले सॉर्ट आउट करने की बात करी। मगर आप अगर ध्यान देखें तो चारों तरफ आज जो अमेरिका जो है इंटरवेंशन कर रहा है, ताकि थ्रू ट्रेड, टैरिफ और मिलिट्री के थ्रू कंट्रोल किया जाए। और वो अपने स्टेट डिपार्टमेंट और CIA और लोगों का इस्तेमाल करके कई कई जगहों पर थोड़ी बहुत गड़बड़ अंदर जो देशों के जो देश उसके साथ नहीं है क्लियरली, या चाइना के साथ में है या न्यूट्रल है, तो उनके यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है ताकि उसकी कंट्रोल उसके पास हो, और उसके पास में कंट्रोल अगर नहीं हो तो कम से कम वो चाइना को वो स्पेस डिनाई करके जाए। तो वेनेजुएला भी एक ऐसा ही केस था जिसके अंदर कोशिश ये कर गई ताकि आप उसको वेनेजुएला के अंदर जो चाइना इंटरवीन कर रहा था वहाँ पर एक अपनी पैसे लगा रहा था और काफ़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो सारी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे ईरान के जो ये प्रोटेस्ट है,
ईरान के पास में कोई ऑप्शन अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि अगर रजीम चेंज भी होती है तो कौन आएगा, क्योंकि रज़ा पहलवी के बारे में लोग बोल रहे हैं, वो काफ़ी अपनी स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, मगर जो उनका एक लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो इतना अच्छा नहीं है। प्लस उनके टाइम पर भी जो सिचुएशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। रही बात जो मिलिट्री इंटरवेंशन है ईरान के अंदर, उसके अंदर भी एक चैलेंज ये भी है कि जो मिलिट्री है उसकी अच्छी है। आपको पता होगा कि मिडनाइट हैमर जो लॉन्च हुआ था पिछले कुछ महीने पहले फ्रॉम अमेरिका से ईरान के ऊपर अटैक किया गया था, उसके अंदर भी कोई ज़्यादा नुकसान ये ईरान का नहीं कर पाए थे। और जो पलटवार किया ईरान ने इसराइल के ऊपर, तो इसराइल की जो सारे सिस्टम से वो ब्रीच करके काफ़ी मिसाइल्स जो हैं इसराइल के अंदर गिरे थे, और एक पुश बैक हुआ था। सो विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड और सिर्फ मिसाइल्स और एयर अटैक के ज़रिए कोई तख्ता पलट करने की जो कार्रवाई है, उसके लिए अंदर जो एक सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में ज़्यादा कोई खबर निकल के नहीं आ रही। हमारे देश के लिए क्या प्रॉब्लम है? हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना है कि ईरान मल्टीलेटरल मीटिंग्स के अंदर या कई जगहों पर उसने हमारे देश को सपोर्ट किया है और करता भी है। वो बड़ा खुल करके तो नहीं बोल पाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिलीजन इशू उसको कई बार एक थोड़ा सा एम्बिवेलेंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, मगर फिर भी वो हमारे साथ में हमेशा रहता है। दूसरा, पर्शियंस आर क्वाइट सिविलाइजेशनल सोसाइटी, अनलाइक जो वहाँ पे बाकी देश हैं, तो उनकी सोच भी एज अ पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है, मॉडर्न है। थोड़ा सा करंट धर्म की वजह से वो जो सोच है थोड़ी संकीर्ण है, डीप ब्रॉड नहीं है, बट अदरवाइज जो एक आम जनता है वो काफ़ी मॉडर्न सोच वाली जनता रही है। अगर आप पुरानी उनके पिक्चरें देखेंगे या फोटोग्राफ देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि काफ़ी वो अमेरिका से भी काफ़ी आगे थे अपने सोच विचार के अंदर और रख रखाव के अंदर। दूसरा हमारा जो एक प्रॉब्लम है वो है चाबहार पोर्ट का, जो जहाँ से एक ये नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की जो बात चलती है, जहाँ पर सुएज कैनाल से भी 15 दिन शॉर्ट के अंदर हमारा जो सामान है वो यूरोप पहुँचने की संभावना होती थी, और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमारे देश की हुई। इसके ऊपर भी सैंक्शन, जैसे ईरान के ऊपर पूरा सैंक्शन लगा हुआ था, तो अमेरिका ने अक्टूबर के अंदर हमें 6 महीने का टाइम दिया था कि हम हमारी जो तकरीबन 340 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है हम उसको थोड़ा सा साइड थोड़ा सा उसको मैनेज करें ताकि हमारा नुकसान ना हो। उसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने काम कर दिया है ऑलरेडी। और जो एक इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है, उसके अंदर जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो वहाँ पे पोस्टेड थे वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। काफ़ी पैसा थोड़ा सा उसको निकाला जा रहा है वहाँ से, और अप्रैल में ये समय ख़त्म होने की संभावना है, और इसलिए जितनी भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, बट ये पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर, क्योंकि हमें पाकिस्तान से जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो ट्रेड है और एक कनेक्शन है वो हमारा इस रास्ते से हो रहा था। और 2024 में ही ईरान के साथ में हमारे देश ने एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था कि हमने 10 साल इसके अंदर लग करके काम करके और इसके अंदर यहाँ से ऑपरेशन करेंगे। तो ये सब कुल मिला के एक थोड़ा सा चैलेंज है, बट जैसे पूरी कई लोग सोचते हैं कि चाबार हमारे हाथ से जा रहा है तो इसलिए बहुत बुरी बात है और हमारा देश फेल हो रहा है। इंटरनेशनल एरिना के अंदर ईरान के साथ हमारी दोस्ती कमज़ोर पड़ रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बट अगर आप पूरे दुनिया में देखेंगे तो लास्ट के 1 साल, खास तौर से लास्ट के 6 महीने और अभी आने वाले भी तकरीबन 5-6 महीने बहुत उथल-पुथल रहेगी। जो पहले लोग दोस्त थे अमेरिका के, अभी वो दुश्मन बन रहे हैं, जो दुश्मन थे वो दोस्त बन रहे हैं। तो काफ़ी एक जो चर्निंग है वो चलेगी, और इसी चर्निंग के अंदर हमारे देश को अपनी जो लॉन्ग टर्म नीतियाँ हैं, स्ट्रैटेजिक नीतियाँ हैं, उसको ध्यान में देख देख करके आगे चलना है। लेट्स सी जो ईरानियंस हैं उनका उद्धार हो, मॉडर्न बने, मॉडर्न रास्ते पे चले, और जो सही हो वो आगे हमारे देश के लिए होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।